नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। जल्द उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। रथ से करेंगे कई चुनावी रैली। तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आयकर नोटिस जारी। 22 को थाने में पेश होने का समन। बोले गणेश गोदियाल, कहा पौड़ी में संभावित हार देख बौखलाई बीजेपी। उत्तराखंड में आज से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन शुरू। 5 सीटों पर प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। नाम वापसी की अंतिम तारीख 30 मार्च। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस का मंथन जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कसा तंज। कहा कांग्रेस जितना लगाएगी समय, बीजेपी का उतना ही बनेगा मार्ग। बीजेपी ने रुद्रपुर में खोला चुनाव कार्यालय। अजय भट्ट ने हवन कर किया कार्यालय का उद्घाटन। कार्यालय में होगी चुनाव प्रचार की सारी गतिविधियां। गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट का 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को मिलेगा समर्थन। गोरखा समाज के वरिष्ठ लोगों ने सीएम धामी और महेंद्र भट्ट को सौंपा समर्थन पत्र। हल्द्वानी में स्कूल वैन में लगी आग। चारों तरफ मची अफरा तफरी। छात्रों को घर छोड़कर आ रही थी स्कूल वैन। रुद्रपुर में व्यक्ति के खर्राटे से परेशान होकर पड़ोसी ने बुलाई पुलिस। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बाद पड़ोसी को हिरासत में लिया। पुलिस ने थाने में दोनों को समझा बुझाकर घर भेजा। देहरादून में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 104 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। लगभग 31 लाख कीमत बताई गई। उधम सिंह नगर में अवैध शराब व्यापार पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब निर्माण के अवैध अड्डों को किया नष्ट। आदर्श आचार संहिता के तहत पुलिस की कार्रवाई जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए। देखिए, उत्तराखंड एक पूरी दुनिया के अंदर आज आप पूरी दुनिया में कहीं जाएंगे, देश के अंदर कहीं जाएंगे, आप अगर आप कहेंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आए हैं, तो आपके प्रति लोगों का जो चेहरे का भाव है, आपको देखने की दृष्टि है, वो बदल जाती है। क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि देवभूमि के लोग हैं, देवों के दूत हैं, नजदीक से आए हुए लोग हैं। तो इस प्रकार देवभूमि के बारे में लोगों की कल्पना है, लोगों की सोच है। तो ये देवभूमि का जो मूल स्वरूप है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। यह प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक चलेगी। बता दें कि नामांकन की अंतिम तारीख 27 मार्च और नाम वापसी की तारीख 30 मार्च तक है। नामांकन के दौरान आरओ मुख्यालय से 100 मीटर परिधि के दायरे में 3 से अधिक वाहनों को लाने की अनुमति नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की बात करें तो देवभूमि की 5 सीटों पर मतदान होता नजर आएगा। 19 अप्रैल को टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार सीट के लिए मतदान होता नजर आएगा। उत्तराखंड में चुनाव किस तरह से कराए जाएंगे, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को जारी होगी। नामांकन की शुरुआत 27 मार्च। नामांकन का आखिरी दिन 30 मार्च। नामांकन की जांच 30 मार्च। वोटिंग का दिन 19 अप्रैल और मतगणना 4 जून को होती नजर आएगी। वहीं उत्तराखंड के हर चुनावी समीकरण की बात करें तो कुल मतदाता हैं 83,21,000। पुरुष मतदाता 43,08,000। महिला मतदाता 40,12,000। युवा मतदाता 1,45,202। दिव्यांग मतदाता 89,965। थर्ड जेंडर 297। वहीं हर सीट पर मतदाताओं को अगर देखें तो टिहरी में 15,74,000 मतदाता, गढ़वाल में 13,66,000 मतदाता, अल्मोड़ा में 13,37,000 मतदाता, नैनीताल में 20,10,000 मतदाता, वहीं हरिद्वार में 20,31,000 मतदाता हैं। अल्मोड़ा सीट पर अजय टमटा और प्रदीप टमटा के बीच जंग होगी। वहीं
पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल आमने सामने होंगे। वहीं टिहरी गढ़वाल सीट पर माला राज्यलक्ष्मी शाह और जोत सिंह आमने सामने होंगे। वहीं अजय भट्ट और कांग्रेस के उम्मीदवार की अभी घोषणा नैनीताल सीट पर नहीं की गई है। वहीं हरिद्वार सीट की अगर बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा बीजेपी की ओर से की गई। वहीं कांग्रेस की ओर से कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में फिलहाल नहीं उतारा गया है। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच उत्तराखंड में एक बार फिर नोटिस पर सियासत गर्मा गई है। पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ 3 नोटिस भेजे हैं, जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। गणेश गोदियाल ने इसे डराने की साजिश बताया है। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं और हर जांच के लिए तैयार हैं। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। पार्टी पौड़ी में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में जब आसन हार को सामने देख रही है तो उसके बाद उन्होंने मुझे तमाम जो केंद्र की एजेंसियां हैं उसमें उलझाने का काम किया है, जिसके तहत मुझे कल के दिनांक यानी कि 19 मार्च की दिन समन्स प्राप्त हुए हैं। मुझे, मेरी पत्नी को और फर्म को 3 समन्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुझे 22 तारीख को हाजिर रहने के लिए कहा गया है। यह चुनाव में आसन हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दर्शाता है और मैं मानता हूं कि केंद्र की सरकार मुझे जीतने नहीं देने के लिए पूरा प्रयास करेगी और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देगी, मेरा ऐसा विश्वास है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी उत्तराखंड की 5 सीटों पर जोरों से चल रही है। बता दें कि बीजेपी ने नामांकन के लिए 5 प्रत्याशियों की तिथि तय कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी 5 प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों को उतारने की तैयारी में है। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टार प्रचारकों के लिए केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया गया है कि जल्द ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जाए। देखिए, हमने कल ही अपने राज्य के लिए अपने केंद्र नेतृत्व से आग्रह किया है कि हमारे स्टार प्रचारक सूची में केंद्र नेतृत्व की अधिकतम संख्या हमको प्राप्त हो। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, योगी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, अनेकों नाम हैं जो हमने केंद्र को भेजे हैं। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर उसका जो हमारे स्टार प्रचारक सूची है वो केंद्र द्वारा जारी कर दी जाएगी और फिर हमने कार्यक्रम रचना भी सोच ली है। हमने लोकसभा स्तर पर कहाँ किस नेता की सभा होनी है उसके हमने कार्यक्रम तय कर दिए हैं, स्थान तय कर दिए हैं। हरिद्वार में बीजेपी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से पदाधिकारी के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और हरिद्वार के जिले के विधायक और पूर्व विधायक सहित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं का जोश देखकर मेरा जोश भी दोगुना हो गया है। कार्यकर्ताओं का उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। आज अपने जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन सब से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो जोश मेरा भी जोश दुगुना करेगा और कार्यकर्ताओं का जोश तो 10 गुना हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में लगभग 3 दर्जन मुस्लिम समाज के युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कार्यशैली और नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं मुस्लिम समाज के युवाओं को वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने बीजेपी का पटका और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने तथा लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का संकल्प लिया। पूरे देश में जो एक लहर चल रही है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, जो उनकी जन कल्याणकारी नीतियां हैं जो पूरे देश के लिए, उससे अल्पसंख्यक समुदाय बहुत ज़्यादा प्रभावित है और उसको लेकर के
उसी का जो अनुसरण करते हुए हमारे माननीय ओजस्वी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आए हैं प्रदेश के अंदर भी, तो एक उत्साह है, एक उमंग है अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर, और हर कोई जो है मोदी जी से और धामी जी से जुड़ने का इच्छुक है पूर्ण रूप से। जिस तरह की योजनाएं हैं वो ऐसी योजनाएं हैं जो अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास आज तक विकास नहीं पहुंच पाता था अन्य सरकारों के द्वारा। माननीय पुष्कर सिंह धामी जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो लगातार पिछले 2 वर्षों से जो काम का नतीजा है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश स्तर पे जो विकास की गंगा बहाई गई है, उससे प्रभावित होकर के ही हमारे इस क्षेत्र के तमाम जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है, ये उसी का परिणाम है। और हमारा ये लक्ष्य है कि जैसे मोदी जी पूरे देश से कांग्रेस मुक्त का नारा देते हैं, हमने ये नारे को दृढ़ रूप से निश्चित रूप से इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बीजेपी लोकसभा चुनाव मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। चुनाव तक प्रदेश स्तर की सभी मीडिया गतिविधियां, कार्यक्रमों का संचालन मीडिया सेंटर से ही किया जाएगा। वहीं गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया। गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया है, जिसको लेकर गोरखा समाज से जुड़े वरिष्ठ लोगों ने मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को समर्थन पत्र सौंपा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पार्टी ने इसके लिए बाकायदा रुद्रपुर में चुनाव कार्यालय खोल दिया है। अब रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव प्रचार की सारी गतिविधियां इसी कार्यालय से संचालित होंगी। वहीं पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हवन कर इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी महिला सभा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा यादव ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। इस अवसर पर बीजेपी प्रत्याशी भट्ट ने कार्यकर्ताओं से 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। अपनी तरफ से कुछ नहीं, जनता देगी नंबर। तो मैं अपने पर कभी लेता ही नहीं, मैं तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए वाले हैं, जैसा करें उसमें खुश रहते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि पार्टी ने जो नंबर दिए हैं संगठन ने, और केंद्र में माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री जी, तो पहली लिस्ट में मेरा नाम आना तो समझ लीजिए कितने नंबर दिए होंगे। नहीं है, आज के चुनाव को तो जनता ने अपने हाथ में ले लिया। कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं, पर जनता में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का उत्साह उससे दुगना। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस के मंथन को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस टिकट देने में जितना विलंब करेगी उससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता रहेगा। भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि टिकट नामांकन के अगले दिन कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करे। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि हरिद्वार और नैनीताल 2 लोकसभा सीटों पर अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस की टिकट की चिंता कांग्रेस को लोगों को करनी है। जितना विलंब करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा माहौल बनेगा। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस के टिकट नामांकन के एक दिन बाद ही। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटा हुआ है। बता दें कि संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से नामांकन होगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों को भी नामांकन को लेकर निर्वाचन की गाइडलाइन का पालन करना होगा। जैसा कि आप लोग पहले ही चुनावी कार्यक्रम से ऑलरेडी आप लोग विज्ञ हैं, तो कल हमारी पब्लिक नोटिफिकेशन की तिथि है 20 मार्च, और कल ही से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो नामांकन के लिए भी कुछ जो प्रमुख बातें हैं, जैसा कि जो पब्लिक नोटिस है सभी आरओ मुख्यालय पर, यानी कि जो हमारी 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें मुख्यालय पर नामांकन हेतु पहले ही पब्लिक नोटिस 10 बजे से पूर्व चस्पा कर दिया जाएगा।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सत्ता संग्राम की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए सियासी मैदान में फुल्ली एक्टिव मोड में उतर गई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपने संगठन के हर मोर्चे को मजबूत कर रही है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड शादाब शम्स अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लीडर और जो कांग्रेस की विचारधारा से आहत हैं और बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के कई बड़े चेहरे बीजेपी में जुड़ेंगे और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मुस्लिम समाज की भूमिका अहम रहेगी। देखिए, आज हमारी प्रातःकाल अल्पसंख्यक मोर्चे के जो हमारे दायित्वधारी है और ऐसे वरिष्ठ नेता है, उनका मेरा बैठना हुआ है। और क्योंकि भविष्य के अंदर अनेकों ऐसे बूथ है जिन बूथों पर अल्पसंख्यक मतदाता बड़ी संख्या में है, हमने कैटेगरी के हिसाब से उन नेताओं को लगभग 200 बूथ, एक व्यक्ति को एक बूथ, उस बूथ की जीत की दृष्टि से और पार्टी का संदेश, मोदी जी का संदेश, पुष्कर धामी जी कार्यों की जानकारी, लाभार्थी संपर्क, सारे विषय की जानकारी मैंने उनके आगे रखी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा प्रदेश कार्यालय में एक अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जो दायित्वधारी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ एक बैठक की गई, जिसमें मुस्लिम समाज के जो वरिष्ठ लीडरशिप है, जो कांग्रेस से आहत है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से इस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने का जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे बिहार में एनडीए के बीच हुए सीट बंटवारे में एक भी सीट न मिलने से नाराज थे। इस्तीफा देते समय पशुपति पारस ने कहा कि उनकी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। वहीं इसी बीच हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। जितने लोग जो है अन्याय से पीड़ित हैं, वो सब लोग आकर के हमारी कॉमन लड़ाई है, उस लड़ाई में जो है वो सामने सम्मिलित हूँ, एक सिपाही के तौर पर सम्मिलित हूँ। पशुपति पारस के लिए इनविटेशन है आपके हिसाब से? मैं किसी एक को लेकर के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे साथ अन्याय हुआ है। हमने कहा प्रत्येक अन्याय पीड़ित व्यक्ति जो है, न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है, खड़गे साहब लड़ रहे हैं, उसमें सब। मुजफ्फरनगर जनपद के चर्चित रामपुर कांड के लंबे समय बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने पीएसी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे पीड़ितों और उनके परिवारजनों को अदालत के निर्णय से बड़ी राहत मिली है। वास्तव में जो पानी था, इस प्रकार से रामपुर किराए पर हुआ था, हर साल हम 10 किलोमीटर जाते थे, ये संकल्प लेते थे कि इनके दोषियों को सजा मिलनी थी, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और अब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी, इसलिए सजा मिली। निश्चित रूप से उत्तराखंड आंदोलन लोगों ने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, अपनी शहादत की संघर्ष किया। उनके उस समय के संघर्षों को आज न्याय व्यवस्था में जो खड़ा है, परिवार के लोगों को उत्तराखंड इस वजह से हम देहरादून में परिवहन विभाग में पुराने कमर्शियल डीजल वाहन को स्क्रैप कराने और नए वाहन की खरीद पर 50% सब्सिडी दिए जाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस पॉलिसी का मकसद लोगों को आरामदायक अच्छे वाहन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराना है। ग्रीन कार्ड गत वर्ष भी हमने चारधाम यात्रा के प्रारंभ से 1 माह पूर्व बनाना शुरू कर दिया था। इस बार भी लगभग वही स्थिति रहेगी। उसमें 2-4 दिन का अंतर जनरल इलेक्शन की वजह से हो सकता है। तो एक बार जब डेट्स आ जाती हैं, इलेक्शन नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो हम लोग डेट फिक्स कर देंगे कि ग्रीन कार्ड कब से मिलना शुरू हो जाएगा। कोशिश होगी कि ग्रीन कार्ड यात्रा से पूर्व स्थानीय सारी गाड़ियां बना चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।